हाय फ्रेंड्स, आज हम हमारे एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर एंट्रेंस पेपर डिस्कशन का लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम हमारी नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम्स को डिटेल में सोल्व करेंगे। उम्मीद है साथियों आपको ये जो लेक्चर सीरीज़ है आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प कर रही होगी और साथ के साथ आपके जो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स हैं उनको भी डेवलप करने में आपकी काफ़ी हेल्प कर रही होगी। तो साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स अपने नोन्स को शेयर करें ताकि जो हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो आज के इस लेक्चर में हम हमारी नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। जैसा कि ये प्रॉब्लम आपकी 61 है, इससे और हम 2018 का जो आपका एंट्रेंस पेपर है उसको सोल्व कर रहे हैं। तो इससे ऊपर जो कुछ प्रॉब्लम्स थी वो सी लैंग्वेज से रिलेटेड थी और सी लैंग्वेज से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी थ्योरी के ऊपर डिपेंड है। तो उन प्रॉब्लम्स को आप अपनी थ्योरी डेवलप करके भी सोल्व कर सकते हो। जैसा कि हम इस लेक्चर सीरीज में प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड सारे के सारे जो क्वेश्चन पुट हो सकते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, उनको भी उस व्यू से देख रहे हैं। तो उसी डायरेक्शन में आगे मूव करते हुए आपका जो ये क्वेश्चन है 61, इफ fx इज इक्वल टू x प्लस 1 वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 3 एंड पार्टीशन P1 to 3, then find LFP, lower sum of function f with respect to partition P and upper sum of function f with respect to partition P। क्वेश्चन तो ये बिल्कुल आसान है, लेकिन क्योंकि ये आपका क्वेश्चन रिमान इंटीग्रेशन से आया है तो एक बार मैं आपको रिमान इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उसको बताना चाहूँगा कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने का मतलब क्या होता है। जैसे इसी फंक्शन को अगर हम कंसिडर करें तो मान लेते हैं आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और क्योंकि fx को अगर 1 मिनट के लिए अगर आप y पुट करते हो, y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है जिसका जो आपकी अगर आप x को 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू आती है आपकी 1। 1 मिनट के जूम कर लेते हैं, आपका एक पॉइंट ये है, और अगर आप x को 1 पुट करते हो तो y की वैल्यू आती है आपकी 2 और ये आपका 2 ये पॉइंट। तो आपकी ये लाइन है जो आपकी इन 2 पॉइंट से पास हो रही है और आपके पास जो इंटरवल है वो 1 से 3 तक का इंटरवल है। तो ये आपका 1 2 3 तो इस इंटीग्रेशन इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने का मतलब है साथियों कि इस लाइन ने इस इंटरवल के ऊपर जो ये शेप बनाई है, इस इंटरवल के ऊपर जो ये एरिया बाउंड किया है, इस एरिया को फाइंड आउट करना, यही आपका रिमान इंटीग्रेशन है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। अगर ये मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट कर लेते हो तो फंक्शन आपका रिमान इंटीग्रेबल हो जाता है। अगर इस एरिया को अगर आप अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाते, इसको फाइंड आउट नहीं कर पाते, तो फंक्शन आपका रिमान इंटीग्रेबल नहीं होता। तो जो LFP होता है, अगर उसको हम ध्यान से समझें, जो LFP है आपका, जैसे कि इस इंटरवल की हम पार्टीशन बनाते हैं, जैसे यहाँ पर पार्टीशन ली है 1 2 3, तो इसी के कोरस्पोंडिंग अगर हम पार्टीशन बनाएं तो ये आपका पॉइंट 2 है। तो पार्टीशन तो इसका मतलब जो आपको पास इंटरवल होता है उसी का एक सबसेट होता है। जो P है आपका, P के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, पार्टीशन के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, वो आपका फंक्शन जिन इंटरवल के ऊपर या जिस सेट के ऊपर डिफाइंड है उस सेट से ही उठाए होते हैं और वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है कि जो 1 के बाद आपका 2 आएगा, 2 के बाद आपका 3 आएगा। तो पार्टीशन आप समझ पा रहे हो, पार्टीशन अपने आप में जिस सेट के ऊपर आपका फंक्शन डिफाइंड होता है उससे ही हमने कुछ ऑर्डर में पॉइंट्स उठा के आपके सेट में लिखे होते हैं, उस सेट को हम पार्टीशन बोलते हैं। जैसा कि ये सेट है आपका। तो LFP का अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझे हम, तो 1 से 2 जब आप इंटरवल को कंसिडर करोगे तो हम LFP फाइंड आउट करने के लिए हम जैसे कि आपका जो इस पार्टीशन की हेल्प से जब आप इस इंटरवल क्लोज इंटरवल की को ब्रेक करते हो तो ये ब्रेक होता है 1 से 2 और यूनियन 2 से 3 के ऊपर पार्टीशन की हेल्प से ब्रेक किया है, क्योंकि पार्टीशन के अंदर पॉइंट 1 2 3 थे। तो आपका ये जो क्लोज इंटरवल 1 से 3 ब्रेक हो गया, 1 से 2 यूनियन 2 से 3। तो LFP का मतलब है, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ MR del R, और R आपका 1 से जो भी आपका n तक होता है या n से कहीं जितने भी आपने पार्टीशन के अंदर पॉइंट्स लिए होते हैं उसके कोरस्पोंडिंग आपका n डिसाइड होता है। तो इस सेट के अंदर आपने इस पार्टीशन के अंदर 3 ही पॉइंट्स लिए हैं, तो पहला जो सब इंटरवल है वो 1 से 2 है। तो आपका जो M1 है
तो जो पहला इंटरवल है इसको अगर आप ओपन करते हो तो m1 del 1, इसको ओपन करते हो तो m1 del 1 प्लस m2 del 2, क्योंकि आपके इस पार्टीशन के अकॉर्डिंग आपके दो ही सब इंटरवल बनेंगे। तो इस इंटरवल के अंदर जो फंक्शन की m1 होता है इन्फिमम, फंक्शन का इन्फिमम जो है वो इस पॉइंट के ऊपर है। तो जब आप इस वाले पॉइंट को इस वाली साइड, ये आपकी साइड, ये डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं m1। ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपका m1 है, और जो ये विड्थ है ये आपकी होती है del 1। del 1 का मतलब इस सब इंटरवल की लेंथ, और इस सब इंटरवल की लेंथ यहाँ पर है आपकी 1। सेकंड सब इंटरवल की लेंथ भी 1 है, और आपके सेकंड सब इंटरवल के अंदर जो आपका m2 है वो आपका ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस है। तो अब हम इस डिस्टेंस m1 को फाइंड आउट करते हैं। m1 के लिए हमें इस इंटरवल 1 से 2 के अंदर ये चेक करना होगा कि आपके फंक्शन का इन्फिमम किस पॉइंट के ऊपर आया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि फंक्शन आपका एक लाइन को शो करता है, तो जो छोटी वैल्यू फंक्शन की वो 1 के ऊपर ही है। तो यहां से जब आप f ऑफ 1 निकालोगे तो आपका f ऑफ 1 आएगा 1 + 1 = 2। तो f ऑफ 1 के ऊपर वैल्यू है 2, और जैसे जैसे आप इस इंटरवल के कोई भी पॉइंट पुट करोगे तो वैल्यू बढ़ती ही चली जाएगी। ये आपका ग्राफ भी शो कर रहा है इस बात को। तो जब आप LFP को ज्योमेट्रिकली समझते हो, तो जब मैंने इस m1 को इस की विड्थ के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपकी एक रेक्टेंगल बन गई। रेक्टेंगल का एरिया हम ऐसे ही तो फाइंड आउट करते हैं साथी, m1 del 1। सिमिलरली सेकंड इंटरवल में जब आप इन्फिमम लेते हो तो वहां पर भी हम रेक्टेंगल बनाते हैं, वहां पर भी इन्फिमम लेते हैं तो वहां पर भी रेक्टेंगल बनती है। तो रेक्टेंगल बनाकर हमने जो आपकी कर्व ने एक्चुअल एरिया बाउंड किया उसकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं कि आपकी जो कर्व ने एरिया बाउंड किया वो कितना बाउंड किया। तो हम तो केवल इस एरिया को ही काउंट कर पाए इस पार्टीशन के हिसाब से, तो और इस एरिया को काउंट कर पाए, लेकिन जो कर्व ने एक्चुअल एरिया बाउंड किया था 1 से 3 के बीच में, वो तो ये एरिया भी था जिसके अंदर ये इंक्लूड था। तो LFP का मतलब होता है कि पार्टीशन के कोरिस्पोंडिंग जब आप रेक्टेंगल्स बनाते हो तो रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के उन सभी का सम। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि आपका m1 इस इंटरवल के अंदर 1 है और del 1 भी आपका 1 है इस इंटरवल की लेंथ, प्लस m2 आपका इस 2 से 3 वाले इंटरवल के अंदर जो आपका m2 है वो आपका 2 के ऊपर ही वैल्यू लाई करेगी, और 2 के ऊपर वैल्यू है इसकी 3 × 1। तो जो आपका LFP आया कैलकुलेट होके वो आया साथियों 4। सिमिलरली आप UFP को कैलकुलेट कर सकते हो, और UFP को अगर ज्योमेट्रिकली समझना चाहो तो UFP के लिए हम इस इंटरवल के अंदर फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू देते हैं, और सुप्रीमम वैल्यू 1 से 2 के ऊपर लाई करती है। तो अब यहां पर आप जो रेक्टेंगल बनाते हो वो रेक्टेंगल आपकी सुप्रीमम के कोरिस्पोंडिंग बनती है, वो रेक्टेंगल ये बनेगी। और सेकेंड इंटरवल के अंदर क्योंकि आपका जो सुप्रीमम वो इस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करेगा तो आप रेक्टेंगल ये बनेगी। तो UFP के अंदर जो कर्व ने एक्चुअल एरिया बाउंड किया उससे ज्यादा ही कैलकुलेट कर पा रहे हैं, LFP के अंदर कम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इसलिए तो हम ये UFP आपका किसी भी पार्टीशन के कोरिस्पोंडिंग LFP से ज्यादा ही रहता है। अगर इस बात को आप ज्योमेट्रिकली समझ लेते हो तो जितनी भी थ्योरम्स हैं UFP LFP के ऊपर उनको आप इजिली कर पाओगे। तो UFP जैसा कि अभी अभी हमने सोल्व किया, UFP की 1 से 2 इंटरवल के ऊपर जो आपकी सुप्रीमम है वो 2 के ऊपर एग्जिस्ट करेगी, तो f ऑफ 2 आपका होगा 3। del 1 तो 1 ही है। सिमिलरली 2 से 3 इंटरवल के ऊपर जो फंक्शन का सुप्रीमम है वो एग्जिस्ट करेगा आपका 3 के ऊपर, और 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है 4 × 1। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा UFP 7। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था, लेकिन मेरा मोटिव इस क्वेश्चन को डिटेल में करने का यही था कि आप जो रिमान इंटीग्रेशन की जो ज्योमेट्रिकल अप्रोच है उसको समझ पाओ, और जो रिमान इंटीग्रेशन से जितनी भी थ्योरम्स रिलेटेड है वो सारी की सारी काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हमने इस क्वेश्चन से सीखा कि किसी कर्व का रिमान इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का मतलब है कि उस कर्व ने एक्स एक्सिस से ऊपर और कर्व के नीचे कितना एरिया बाउंड किया उस एरिया को कैलकुलेट करना। तो ये तो किसी एक पार्टीशन के कोरिस्पोंडिंग था। अगर आप कोई दूसरी पार्टीशन लेते हो तो अगर आप इनके पॉइंट्स बढ़ाते हो तो उसके कोरिस्पोंडिंग आप खुद बना के डायग्रामेटिकली देख सकते हो कि अगर आप पार्टीशन के अंदर पॉइंट्स बढ़ाओगे तो आपका LFP डायग्रामेटिकली से बढ़ता है या कम होता है, उसको आप खुद चेक करना। और उम्मीद है कि आपको जो ये इससे रिलेटेड सारी की सारी थ्योरम्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -1 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x - x dx। इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है, और आपके पास एक ग्रेटेस्ट इंटीजर गिवन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं। जैसे आपके पास ये रियल लाइन है 0 1 2 -1 -2, तो आप किसी भी
पॉइंट का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल। तो मान लो ये कोई पॉइंट है यहाँ पर 0 और 1 के बीच में, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है आपको इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड को चलना है, जो सबसे पहले इंटीजर आएगा वो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो इस पॉइंट से अगर आप इस तरफ चले तो 0 आया, तो 0 से 1 के बीच के किसी भी पॉइंट्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो आपकी वैल्यू 0 होगी। 0 के ऊपर अगर आपको चेक करना है कि 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, तो 0 ही आएगी, क्योंकि 0 के ऊपर ही खड़े हो पहले ही। सिमिलरली अगर आप -1 और -2 के बीच में हो, या कहीं पर यहाँ पर कहीं पर भी आप पॉइंट को ले सकते हो, और यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को ही चलना है। तो सबसे पहले जो इंटीजर आएगा वो आपका -2 आएगा, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो -2 होता है। अगर आपका जो x है वो किसके बीच में लाई करता हो, -2 और -1 के बीच में लाई करता हो। तो इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपका ये डेफिनेशन काफी जरूरत थी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन -1 से 1 है, तो हमें जो आपका ये fx है, जो आपका fx है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स, इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ब्रेक किया हमने -1 से बड़े और 0 से छोटों के लिए, जैसे -1 और 0 तक, -1 तक 0 तक आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये वैल्यू कौन सी लेगा, -1 लेगा। -x तो एज इट इज, तो आपका जो fx है वो ब्रेक हो रहा है इस इंटरवल के ऊपर, fx का जो आंसर आएगा वो -1 -x आएगा। अब x 0 से 1 तक, 0 से ये 1 इंक्लूड नहीं होगा, 0 से 1 तक, 0 से 1 के बीच के पॉइंट के ऊपर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या वैल्यू एज्यूम करेगा, 0, तो इसका आंसर आएगा माइनस, यहाँ पर फंक्शन आपका होगा -x। और x इजिकल टू 1 के ऊपर अलग से डिस्कस करते हैं, x इजिकल टू 1 के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी 1, और x भी तो आपका 1 ही है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये आपका फंक्शन बना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, -1 से 0, -1 -x dx प्लस 0 से 1 -x dx। इस इंटीग्रेशन को आपको सोल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर जो भी है वो मैच हो जाएगा। उम्मीद है साथियों आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, किसी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको फाइंड आउट करना आया होगा। और इस क्वेश्चन को इस तरीके के आपको कैसे भी इस टाइप के इंटीग्रेशन के आपको कितने भी क्वेश्चन मिल जाएं, आप उस टाइप के इंटीग्रेशन को, फंक्शन को पहले ओपन करके ही उन इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे, क्योंकि फंक्शन आपका जो ओपन होगा वो जो इंटीग्रेशन की अपर और लोअर लिमिट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के ऊपर है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जैसे कि आपने इम्प्रॉपर इंटीग्रल की 3 काइंड्स पढ़ी हैं, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड, या उसको हम मिक्स्ड काइंड भी बोलते हैं, मिक्स्ड काइंड। फर्स्ट काइंड को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट काइंड के अंदर आपकी जो ये लिमिट्स होती हैं a और b, ये कोई भी आपकी लिमिट्स इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी हो सकती हैं। तो इस टाइप के इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड बोलते हैं। जैसा कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मैंने आपका फंक्शन लिया, ये -इन्फिनिटी से 0 फंक्शन लिया x dx, ये आपका फंक्शन है, लेकिन इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो -इन्फिनिटी है। तो ये आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है फर्स्ट काइंड का। एक बात और ध्यान में रखनी होती है इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन के अंदर, कि जो आपका fx होता है वो इंटीग्रेशन के लिमिट्स के अंदर या तो टोटली पॉजिटिव हो या टोटली नेगेटिव हो। मोस्ट केसेस में हम टोटली पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं कि एक ही साइन को जूम करता हो। जैसे मैंने x लिया, पहले मैंने -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कंसीडर किया था, अगर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कंसीडर करते हो तो यहाँ पर x² ले लेते हैं। तो फर्स्ट काइंड के इंटीग्रेशन को कौन सा इंटीग्रेशन होगा, जब आपके जो इंटरवल के अंदर जो आपका फंक्शन है वो आपका एक ही साइन को जूम करता हो, या तो वह इधर पॉजिटिव हो थ्रू आउट द इंटरवल या फिर आइदर नेगेटिव हो, और आपके इंटीग्रेशन की अपर या लोअर लिमिट में से एक लिमिट आपकी इन्फिनिटी हो, चाहे +इन्फिनिटी चाहे -इन्फिनिटी। सेकंड केस में आपकी इंटीग्रेशन की अपर और लोअर लिमिट तो फाइनाइट हो सकती हैं, लेकिन आपका जो फंक्शन है वो इस इंटरवल के ऊपर इन्फिनिटी वैल्यू जूम करता हो। जैसे मैंने ये फंक्शन लिखा 0 से 1/x, ये आपका फंक्शन है, इस 0 के ऊपर वैल्यू इन्फिनिटी जूम करता है, लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट इन्फिनिटी नहीं है। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं सेकंड काइंड, और जो इन दोनों का मिक्सचर होता है उसको मिक्स्ड काइंड बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन करने के लिए आपके पास कुछ कंपैरिजन टेस्ट होते हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशन से। तो हम इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड को सोल्व करते हैं, लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं वो आपके कंपैरिजन टेस्ट वाले ही होते हैं,
क्योंकि जब आपको किसी इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन का आंसर ना निकालना हो, केवल आपको ये फाइंड आउट करना हो कि आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, तो उन केसों में हम कंपैरिजन टेस्ट ही अप्लाई करते हैं। अगर आपको किसी इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो और आप इंटीग्रेशन उस फंक्शन का इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो, तो उस केस में हम डेफिनेशन से क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि अभी तो हमें केवल यही फाइंड आउट करना है कि जो आपका इंटीग्रेशन है वो कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे। और कंपैरिजन टेस्ट आपने ये पढ़ा होगा कि a से b एफ एक्स डी एक्स, दो अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो जी एक्स डी एक्स, और जो आपका जी एक्स है और एफ एक्स है दोनों की जो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो वो आपकी सेम हो। जैसे कि 0 से 1 बाई एक्स स्क्वेयर ले लिया हमने dx, ये दोनों आपके सेकंड काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है। इस फंक्शन को भी 0 से प्रॉब्लम है और इसको भी। तो आपके ये दो फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको जो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के जो पॉइंट्स होते हैं ए और बी के बीच में, आइदर ए आइदर बी, वो दोनों की सेम हो। तो अगर आप ये लिमिट चेक करते हो, अगर मान लेते हैं इन दो फंक्शन की जो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है वो ए पॉइंट के ऊपर है, तो अगर आपकी इस लिमिट का आंसर एफ एक्स बाई जी एक्स का आंसर, अगर आपका आंसर फाइनाइट आ जाए, एल आ जाए, एल आपका ना तो 0 के इक्वल हो और ना ही इन्फिनिटी के इक्वल हो, तो ये दोनों इंटीग्रेशन आपके कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करते हैं। इस तरीके से हम जीएक्स को चूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। जो आपका ये क्वेश्चन है इसमें आपके पास जो एफ एक्स है, एफ एक्स आपके पास एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस एम एक्स है। तो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि क्या हमारा फंक्शन सेकंड काइंड का है या नहीं है। इसके लिए आप fx को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसे जो प्रॉब्लम है वो 0 से ही प्रॉब्लम है, क्योंकि e की पावर माइनस एम एक्स, एक्स की वैल्यू आप 0 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, ये वाली वैल्यू तो आपकी फाइनाइट ही रहनी है। लेकिन अगर आपका n 0 से छोटा हो जाए, अगर आपका n 0 से छोटा हो जाएगा तो जो आपका 1 बाय एक्स की पावर माइनस एन ई की पावर माइनस एम एक्स, तो आपका x डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो उस केस में आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन को 0 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो n लेस देन 0 के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। n ग्रेटर देन 0 के लिए तो ये आपका फंक्शन एक टाइप से प्रॉपर इंटीग्रेशन है। प्रॉपर इंटीग्रेशन इस बात का मतलब है कि इस फंक्शन को 0 से 1 के बीच में किसी भी पॉइंट से दिक्कत नहीं है। अगर आपका n ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, इस बात को आप सोच सकते हो, अगर आप मैं n की वैल्यू यहां पर 1 पुट करूं या 2 पुट करूं तो इस वाले फंक्शन को 0 से 1 के बीच में किसी भी पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो हमें तो केवल किस पॉइंट्स के लिए डिस्कस करना है, जब आपका n जो है वो लेस देन 0 हो। तो n लेस देन 0 के लिए gx को जो कंसीडर करते हैं, वो जो आपका फंक्शन जो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग रहा है जो आपका, उसको ही कंसीडर करते हैं। मैंने gx को चूज कर लिया x 1 बाय एक्स रेज टू पावर माइनस n। तो अब हम जो आपका ये कंपैरिजन टेस्ट है इसको अप्लाई करते हैं। जब आप इसको अप्लाई करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि इसको 0 से ही प्रॉब्लम थी, एफ एक्स बाई जी एक्स 1 बाई एक्स रेज टू पावर माइनस एन ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स, और जब dx को डिवाइड करोगे तो ऊपर gx आ जाएगा, यहां से ये दोनों कैंसिल होकर इस लिमिट का आंसर आ जाएगा e रेज टू पावर 0, वो की 1 होता है, तो इस लिमिट का आंसर आ जाएगा 1। तो आपकी जो l आया है ना तो वो 0 है ना इन्फिनिटी है। इस बात का मतलब gx और fx के जो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेंगे। लेकिन हम इसके ऊपर gx को जानते हैं। gx तो आपका एक पर्टिकुलर टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है। जो हमने gx को चूज किया था, gx आपका था ये, और ये आपका इंटीग्रेशन कन्वर्ज करता है जब आपके जो माइनस n की वैल्यू हो आपकी 1 से कम। इस बात का मतलब n आपका ग्रेटर देन -1। m के ऊपर तो केस चला ही नहीं, क्योंकि m वाली जो e की पावर माइनस एम एक्स थी, इससे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, n ग्रेटर देन -1। तो जितने भी इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है उन सभी को आपको अगर आंसर फाइंड आउट नहीं करना कि एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, तो हम कंपेरिजन टेस्ट से ही सोल्व करते हैं। हमें केवल एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो हमारा फंक्शन है वो गिवन रेंज के अंदर आइदर पॉजिटिव हो या फिर टोटली नेगेटिव हो। तो आपका जो फंक्शन 0 और 1 के बीच में आपका टोटली पॉजिटिव था, इसलिए हमने कंपैरिजन टेस्ट का यूज किया, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट आपके इसी लिए बने हुए हैं कि आपका जो fx है वो या तो टोटली आइदर पॉजिटिव हो या आइदर टोटली नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव वाले केस में हम fx को माइनस fx से रिप्लेस कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से ये आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल का ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में मैं आपको डिफरेंशिएट करना चाहूंगा साथियों। यहां पर जो आपका fx है वो fx है यहां पर आपका साइन x अपॉन एक्स रेज टू पावर n। तो जब आप
यहाँ पर इस केस में आप कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बार बार वहां पर आपको बता रहा था कि आपका जो फंक्शन है वो थ्रू आउट आपकी डोमेन के अंदर या तो पॉजिटिव हो या टोटली नेगेटिव हो। लेकिन जैसा कि 1 से इन्फिनिटी के ऊपर आप साइन एक्स का ग्राफ ड्रा करोगे तो ये पॉजिटिव भी बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो इस क्वेश्चन के ऊपर हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। वी कैन नॉट अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट ऑन दिस क्वेश्चन। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए दो आपके जो टेस्ट हैं, एबल टेस्ट या डिरिचलेट टेस्ट बने हुए हैं, उनसे जब आपका जो फंक्शन है ना तो टोटली पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, तो उन प्रॉब्लम्स को, उन इम्प्रॉपर इंटीग्रल के क्वेश्चन को हम एबल टेस्ट या डिरिचलेट टेस्ट से सोल्व करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एब्सोल्युटली चेक करना है कि आपका जो ये इंटीग्रेशन है एब्सोल्युटली कन्वर्ज करता है या नहीं करता। एब्सोल्युटली कन्वर्ज करने का मतलब जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो आपका एफ एक्स डी एक्स है विद रेंज आपकी ए से बी भी हो सकती है, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है एफ एक्स की डोमेन के अंदर। इस फंक्शन को हम कन्वर्ज एब्सोल्युटली बोलेंगे अगर एफ एक्स का मॉडुलस लेने के बाद जो आपका फंक्शन आए उसका जो इंटीग्रेशन है वो आपका कन्वर्जेंट हो, तो हम फंक्शन को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो जब आप इस फंक्शन का मॉडुलस लेते हो 1 से इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर एन मॉडुलस, अब एक चेंज आ गया, मॉडुलस लेने से ही आपका जो ये फंक्शन है टोटली पॉजिटिव बन गया। तो पॉजिटिव वाले अगर आपका फंक्शन आपकी डोमेन के अंदर, डोमेन यहां पर 1 से इन्फिनिटी है, डोमेन के अंदर अगर टोटली पॉजिटिव बन जाए तो हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हम हमारे कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट, एक तो मैंने आपको कंपैरिजन टेस्ट लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि आपका एफ एक्स और जी एक्स इस तरीके से चूज किया कि उसकी जो लिमिट है वो फाइनाइट एग्जिस्ट कर जाए, नॉन जीरो नॉन इन्फिनिटी, तो आपके इंटीग्रेशन कन्वर्ज टू डाइवर्स। तो जो आपका फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट होता है उसमें हम जीएक्स को इस हिसाब से चूज करते हैं कि जो आपका एफ एक्स है वो आपका जीएक्स से छोटा रहे सारी की सारी डोमेन के अंदर। यहां पर डोमेन आपकी है 1 से इन्फिनिटी, तो अगर आपका जीएक्स जो आपका बड़े वाला फंक्शन है अगर वो कन्वर्ज करता है तो छोटे वाला फंक्शन भी कन्वर्ज करेगा। और ये वन साइडेड रिजल्ट है, और छोटे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर डाइवर्स करता है तो बड़े वाले फंक्शन का भी इंटीग्रेशन डाइवर्स करेगा। तो इस कंपैरिजन टेस्ट को यूज करते हैं। तो यहां पर जो आपका एफ एक्स है आपका साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर एन, और हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग जो जी एक्स चूज कर लिया वो 1 बाई एक्स की पावर एन ही चूज कर लिया, क्योंकि आपके साइन एक्स की वैल्यू है जो मैक्सिमम 1 ही रह सकती है। तो जो आपका जीएक्स बना वो 1 बाई एक्स की पावर एन, और जीएक्स को तो हम जानते हैं, जीएक्स आपका फंक्शन इस टाइप का है 1 से इन्फिनिटी। जीएक्स का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1 से इन्फिनिटी 1 बाई एक्स की पावर एन डीएक्स, और इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन तब कन्वर्ज करेगा जब आपके एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो इसका आप प्रूफ पढ़ के आते हो बीएससी में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट का यूज किया, और n ग्रेटर देन 1 आ गया तो इस बात का मतलब है आपका gx कन्वर्जेंट है। n ग्रेटर देन 1 के लिए अगर gx बड़े वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर कन्वर्जेंट है तो छोटे वाले फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है इंप्रोपर इंटीग्रेशन वो भी कन्वर्जेंट होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने जो आपका कंपैरिजन टेस्ट है फर्स्ट उसको यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। लेट if A be any subset of a metric space XD and A interior should denote the interior of A। तो जैसा कि साथियों इस क्वेश्चन के अंदर मेट्रिक स्पेस की बात हुई है, रियल जो आपका R सेट होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, वो भी अपने आप में एक मेट्रिक स्पेस है। जितना भी सारा का सारा रियल एनालिसिस पढ़ते हैं हम, वहां पर जो आपका dxy डिस्टेंस फंक्शन होता है वो मोड x माइनस वाई ही होता है। तो RD भी अपने आप में क्या है, एक मेट्रिक स्पेस। लेकिन यहां पर हम जनरली बात करने लग रहे हैं ए इंटीरियर डिनोट्स द इंटीरियर ऑफ ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, हमें फाइंड आउट करना कि कौन सी स्टेटमेंट जो है, कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम यूजुअली किसी एक सेट को तो सेट ऑफ रैशनल नंबर लेंगे, और किसी दूसरे सेट को हम सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यानी कि रैशनल में से मैंने रैशनल को सब्ट्रैक्ट, रियल में से रैशनल को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आप वैसे अगर इसको जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो तो जब आप ए यूनियन बी करोगे तो ए यूनियन बी आर ही आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। और जैसा कि हम जानते हैं सेट ऑफ रियल नंबर का जब आप इंटीरियर निकालते हो तो सेट ऑफ रियल नंबर ही आता है, और जब आप अगर क्यू का इंटीरियर यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर का इंटीरियर निकालते हो तो एम्प्टी आता है। सिमिलरली जब आप इरेशनल नंबर का इंटीरियर निकालते हो तो वो भी एम्प्टी आता है। इसको मैंने पिछले लेक्चर में डायग्रामेटिकली भी देखना बताया था। जैसे कि रियल नंबर तो आपकी ये सारी की सारी रियल लाइन होती ही है। इंटीरियर के लिए आपको अगर आप
के पास मान लेते हैं एक ए सेट, 1 मिनट के लिए जूम कर लिया, 1 और 2 ये 2 पॉइंट्स हैं और आपको ये चेक करना है कि 1 इसका एंटीरियर पॉइंट है या नहीं है। तो आपको 1 के अराउंड एक छोटे से छोटा इंटरवल बनाना होता है जो कंप्लीटली आपका ए के अंदर कंटेंट हो। ये काम करते हैं जब हमारा जो मीट्रिक स्पेस हो सेट ऑफ रियल नंबर का हो। लेकिन यहाँ पर जनरली बात हो रही है कि आर्बिट्रेरी मीट्रिक स्पेस, तो उस केस में हम ओपन स्फीयर लेते हैं। तो हम इसको पर्टिकुलरली एक बार आर के कोरस्पोंडिंग ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि आर से ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो 1 के कोरस्पोंडिंग आपको एक ऐसा छोटे से छोटा इंटरवल बनाना है जो आपके ए के अंदर कंटेंट हो। तो आप ए के ऊपर कोई भी छोटे से छोटा इंटरवल बनाओगे तो वो ए के अंदर कंप्लीटली कंटेंट होगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो पॉइंट्स आने लग रहे हैं आपके, ये सारे के सारे ये पॉइंट्स हैं। और लेकिन ए के अंदर, ए तो आपका सेट है, फाइनाइट सेट है, इसके अंदर 2 ही एलिमेंट है। इस बात का मतलब 1 सिमिलरली 2 भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो रैशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल नंबर के आप इसी डेफिनेशन से अगर आप चेक करोगे, क्योंकि आप कोई भी रैशनल नंबर उठाओगे, एक्स रैशनल नंबर उठाया, उसके कोरस्पोंडिंग कोई इंटरवल बनाओगे, तो ये पूरा इंटरवल रैशनल नंबर के सेट के अंदर कंटेंट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर काफी इरेशनल नंबर भी आए होंगे। तो इसी वजह से रैशनल नंबर का जो इंटीरियर सेट होता है वो एम्प्टी आता है। और सिमिलरली जो मैंने आपका रैशनल नंबर को चेक करने के लिए कि रैशनल का इंटीरियर एम्प्टी आया, सिमिलरली आप इरेशनल नंबर के सेट को भी चेक कर सकते हो कि उसका इंटीरियर भी एम्प्टी सेट आएगा। तो इसके कोरस्पोंडिंग जब आप इस प्रॉपर्टी को चेक करोगे, ए को 1 मिनट के लिए पुट किया हमने क्यू, और बी को पुट किया हमने आर माइनस क्यू। तो ए माइनस ए यूनियन बी का तो इंटीरियर बन गया आर, आर इंटीरियर तो आपका आर के इक्वल। इस साइड को सोल्व किया। अब दूसरी वाली साइड को सोल्व करते हैं। ए इंटीरियर मतलब क्यू का इंटीरियर वो एम्प्टी, बी का इंटीरियर वो भी एम्प्टी, तो आर इक्वल टू एम्प्टी, ये तो ट्रू नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन है। जो आपके फर्स्ट, थर्ड और लास्ट ऑप्शन तो नन ऑफ दीज है। फर्स्ट ऑप्शन को अगर आपको चेक करना हो तो ये आपका ट्रू होगा। इसका प्रूफ देना पड़ेगा कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, और अगर आपका एक्स ए इंटरसेक्शन बी इंटीरियर से बिलोंग करता है तो इस बात का मतलब है एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन लगाते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर हुज रेडियस एप्सिलॉन सच दैट, आपका जो ये ओपन स्फीयर है ये आपका ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कंटेंट हुआ होगा, तभी तो ये एक्स इसका ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर पॉइंट बना होगा। जब आपका एस एप्सिलॉन एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कंटेंट है तो ये आपका ए के अंदर भी कंटेंट है, और एस एप्सिलॉन एक्स आपका बी के अंदर भी कंटेंट है। यहां से एक्स आपका ए का इंटीरियर पॉइंट भी बन गया बाय डेफिनेशन, और ये आपका बी का भी इंटीरियर पॉइंट बन गया। और एक्स अगर ए और ए का भी इंटीरियर पॉइंट है और बी का इंटीरियर पॉइंट है तो इनके इंटरसेक्शन से जाएगा। तो इनके तो आपको प्रूफ देने होते हैं, और जो चीज ट्रू नहीं होती उसको काउंटर एग्जांपल से ही सोल्व करते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्वेश्चन को काउंटर एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है। ये आपका कि आपको थ्योरी अच्छे से डेवलप करनी है, कंसेप्ट अच्छे से समझना हो तो हम किसी चीज का प्रूफ देते हैं। उम्मीद है साथियों आपको लेक्चर, आज का लेक्चर भी जो कि सारा का सारा प्योर मैथमेटिक्स के ऊपर था, आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा। और उम्मीद है आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कर रहे होगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।